जो पंच लाइन है आपकी कंपनी का, दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। क्या देश के लिए कुछ करना है। आज आपने क्या ऐसा किया है जो आपको लगता है योर लाइफ इज इन मोशन? हमारे ब्लड में अब रेलवे ही है, लाइफ इन मोशन। तो आपको लगा कैसे कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊं? आम लोगों को जोड़ने के लिए रेलवेज में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं? हम थोड़ा नेशनल स्पिरिट भी हैं। और आईआईटी के बच्चे नहीं थे? आईआईटी हमारी कंपनी में ज्वाइन ही नहीं करते थे। सर, वंदे भारत में आपने क्या क्या पार्ट्स लगाए? यहाँ नहीं बता पाऊंगा। जी, यंगस्टर्स जो है वो अपना बिजनेस रेलवेज में चालू करना चाहे, हमारे इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर एक रेलवे शुड बी ए सब्जेक्ट कि कितना कैपिटल जरूरी है जब आपके पास फैसिलिटी हो। क्या इतना इजी है जैसे कि गवर्नमेंट से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? उसके अंदर एक आग होनी चाहिए जिसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और जो अब कहते हैं कि पहले मुश्किल था बिजनेस करना और अब आसान है। सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रगल करता है तो पॉलिटिशियन करता है, और अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। कई नॉट दैट मच एजुकेटेड, बिजनेस में बहुत आगे। अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो क्या टीम पे निकलता है या अपना कर्तव्य करते रहना है, फल की इच्छा ना करो। आपका जैसे बहुत बड़ा फैक्ट्री है तो आपको छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे फैक्ट्रीज से ज़रूरत पड़ती होगी। एक छोटा वेंडर आपका पूरा काम रोक सकता है। तो ब्रांड बनाना है तो क्या करना है? जो दिखता है वो बिकता है कि पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। पूरा मेहनत हम करें और जो आने वाली पीढ़ी है फल का मज़ा वो लेते हैं। देखिए, आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी कांटों का ताज पहनना पड़ता है। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द मधु चौधरी पॉडकास्ट। आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल गेस्ट, खासकर उनके लिए जिन्हें अपना बिजनेस करना है या फिर जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते होंगे। क्या बिजनेस करें, कहाँ से शुरुआत करें, कितने पैसे लगेंगे, कौन सी परमिशंस लगेंगी? आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्री सीपी शर्मा जी। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो पर। जी सर, कैसे हैं आज आप? मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। आपका जो पंच लाइन है आपकी कंपनी का, दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यस। उसका पंच लाइन जो है लाइफ इन मोशन। तो आज आपने क्या ऐसा किया है जो आपको लगता है योर लाइफ इज इन मोशन? देखिए, जो लाइफ है, कोई भी लाइफ हो, वो निरंतर जो है वो जीवन चलने का नाम। तो लाइफ इन मोशन है ही। और आपने देखा होगा कि जो गाड़ी है, रेलगाड़ी पर्टिकुलरली, वो बचपन से ही लोगों को प्रभावित करती है। जी। बच्चे जो है वो ट्रेन से खेलते हैं, और क्योंकि वो चलती है, एक्साइटमेंट होता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो रेलवे की लाइनें और रेलवे के जो डिब्बे हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, और हम कुछ भी करते करते रेलवे के बिजनेस में चले गए, क्योंकि रेलवे लाइफ इन मोशन का प्रतीक है, और हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। अब उसमें इतना जा चुके हैं कि हमें जो है हमारे ब्लड में अब रेलवे ही है, लाइफ इन मोशन समझ लीजिए कि उसका एक प्रतीक बना हुआ है। जी। सो व्हाई रेलवेज ओनली? मतलब क्यों आपने सिर्फ रेलवे को चुना? जैसे कि मैं याद कर पा रही हूँ 1921 में देयर वाज अ सेपरेट बजट, तब से अभी तक
सेपरेट बजट ही चल रहा था, मतलब उसको इतना बड़ा माना जाता था उस इंडस्ट्री को। तो आपको लगा कैसे कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊं, या ये चूज़ करने में कि आपको थोड़ी सा हेजिटेशन या डर नहीं लगा, बिकॉज़ वो एक मोनोपोली रहती है उसमें गवर्नमेंट की भी, और बहुत सारा उसमें पॉलिटिकल अप्रोच और इन सब चीज़ों की शायद ज़रूरत होती होगी। देखिए, पॉलिटिकल अप्रोच एक अलग चीज़ है। इतना बड़ा देश है, कन्याकुमारी से कश्मीर और कलकत्ता से और पीछे आसाम से, अगर देश को किसी ने जोड़ा है, एक रेलगाड़ी चलती है 36-48 घंटे चलने के बाद वो अपने गंतव्य पे पहुंचती है। और कई तरह के उसमें मौसम भी बदल जाते हैं, कई तरह की जातियां, कई तरह के प्रदेश, बोलियां, सब वो क्रॉस करती हुई एक गाड़ी वहाँ से चलती है, एक गाड़ी वहाँ से चलती है। तो वैसे तो देखिए, बस भी चलती है, कार भी चलती है, लेकिन कार और बस का आप कंपैरिजन रेलवे से नहीं कर सकते। एरोप्लेन भी है, वो भी चलता है, वो भी जोड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी जोड़ देता है। गाड़ी जाके 48 आवर्स में पहुंचेगी, तो प्लेन तो 1 घंटे में पहुंच जाता है। लेकिन आम लोगों के लिए, आम लोगों को जोड़ने के लिए, ऊपर से लेके नीचे तक की जो जनरेशन्स हैं, उनको जोड़ने के लिए रेलवे ही एक सक्षम माध्यम है। और रेलवे पॉलिटिकल सिस्टम से मत बोलिए, गवर्नमेंट से मत बोलिए। गवर्नमेंट तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट के बिना कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट हम ही हैं। गवर्नमेंट कोई अलग नहीं होती है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक देश की जैसे फौज है, उसको कंट्रोल करती है। हमारी सीमाओं पे जो है वो फौजी होने चाहिए, और देश की जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो साधन है वो रेलवे है। और आज अगर बिहार में ट्रेन नहीं चल रही तो बिहार के लोगों को परेशानी है, तो या बिहार के लोगों को जॉब नहीं मिल रही, या केरल के लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो रेलवे जो है एक माध्यम बन जाता है एम्प्लॉयमेंट का। रेलवे एक माध्यम बन जाता है लोगों को जोड़ने का, वहाँ की सुविधाएं पैदा करने के लिए। तो इस तरह से मेरा ख्याल आपका जो नज़रिया है पॉलिटिकल, वो उस तरह से है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है गवर्नमेंट या रेलवे का मंत्री जो है उसको मतलब गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। सर, आप रेलवेज़ में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और हमें पूरा आप दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वो भी बताएं कि आपने कहाँ से शुरू किया और आप कहाँ जाना चाहते हैं। देखिए, जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम पे कंपनी है। उनका नाम पंडित दौलत राम है। वो बैरिस्टर थे और फ्रीडम फाइट में उनका हिस्सा है, और लाला लाजपत राय जी के साथ उन्होंने काम किया। और हमें रेलवे के साथ साथ हम थोड़ा नेशनल स्पिरिट भी है, नेशनलिस्ट स्पिरिट भी है कि यार देश के लिए कुछ करना है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, जितने लोकोमोटिव आए वो हमारी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी से आए, रेलवे के कोचेस आए वो विदेशों की टेक्नोलॉजी से आए। तो हम जुट गए कि वो जो टेक्नोलॉजी से आए हुए जो चीज़ें हैं उसको हमने भारत में बनाना है। तो हम आज से 30 साल पहले कुछ मोटर के पार्ट्स बनाते थे कि वो मोटर में एक पार्ट है वो जा रहा है, और हमने कहा ये मोटर का पार्ट है, हम सप्लाई करते हैं, हम मोटर क्यों नहीं बनाते। तो हमने फिर वो मोटर बना डाली। अब मोटर बना डाली तो रेलवे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, फील्ड ट्रायल के लिए जाती है वो कोई भी मोटर बनाओ। वो छोटी मोटर थी,
और हमने वो मोटर बनाई, और वो जो लोकोमोटिव है वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स करके एक रेलवे की फैक्ट्री है, गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, और अब उसका नाम वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स हो गया, BLW, क्योंकि वहाँ बिजली के इंजन बनने लग गए, पहले वो डीजल के इंजन बनते थे। सो वहाँ हमने वो मोटर दी। लोकोमोटिव जो है वो अमेरिकन लोकोमोटिव था, GM लोकोमोटिव बोलते थे उसको, फिर बाद में वो EMD लोकोमोटिव कहलाने लगा। तो हमें जो है वो बोले कि आप कैसे बना लोगे मोटर, अमेरिका से आती है मोटर। तो हमने कहा, एक दो बार प्रेजेंटेशन दी, और जो प्रेजेंटेशन दी वो आजकल हमारे बड़े मित्र हैं, वो वहाँ पे पहले चीफ डिज़ाइन इंजीनियर थे। उनका नाम है सुधांशु मनी जी, जिन्होंने बाद में वंदे भारत ट्रेन बनाई है। अच्छा। तो बड़े सख्त ऑफिसर थे। उन्होंने कहा अच्छा चलो प्रेजेंटेशन दीजिए। हम अपनी टीम के साथ गए, तो उन्होंने हमें बोला कि आप 6 मोटर बना के दे दीजिए और 6 महीने इंतज़ार कीजिए। हमने 6 मोटर दे दी, 6 महीने इंतज़ार किया, एक भी मोटर फेल नहीं हुई। तो फिर हम 6 महीने बाद उनके पास जाएं कि हमें अब पूरा रिकॉग्नाइज़ कीजिए। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने हमें सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि ये पूरा जो मटेरियल था USA से आता था, और एडवांस पैसे दे के वो खरीदते थे। क्योंकि हमारे अंदर एक जज्बा है कि नहीं, देश के लिए कुछ करना है। आप हमारी कंपनी में आओगे तो बड़ा वाला नेशनल फ्लैग आपको मिलेगा 100 फीट का। हमारी 4 फैक्ट्रियाँ, चारों फैक्ट्रियों में हमारा एक नेशनल फ्लैग सबसे पहले लगता है। अभी सीहोर में भी लगने वाला है, वहाँ दिसंबर में हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो 26 जनवरी को वहाँ पे इस बात तय है कि बड़ा वाला 100 फीट का नेशनल फ्लैग आपको सीहोर रोड पे, इंदौर जाती हुई रोड पे दिखेगा। वाओ, ग्रेट। तो फिर हमने धीरे धीरे करके उस लोकोमोटिव से के अंदर जो मटेरियल लगता था वो करीब, मतलब पूरे वॉल्यूम में 60% मटेरियल हमारा लगने लगा। अच्छा, वाह। सो ये हमारी एक जीत थी, अड़े रहने से वो हमें सक्सेस हुई। और फिर जो है वो, चूँकि हम जो 18 लाख की मोटर थी, हम वो 3.5 या 4 लाख में देते थे। इतना अंतर। और विदेशी मटेरियल के कंपैरिजन में। और जो कंपनी वो मटेरियल देती थी, उसने फिर यहाँ आके शिमला के पास बड़ी जगह वहाँ फैक्ट्री खोली। अच्छा, ताकि उनका रेट कम हो जाए। हमने धीरे धीरे करके वो फैक्ट्री बंद करवाई। अच्छा। क्योंकि वो कम्पीट ही नहीं कर पाए, ना क्वालिटी में कर पाए। जो उनकी मोटर थी, अगर वो एक पर्टिकुलर करंट लेती है तो हमारी मोटर उससे ज़्यादा एफिशिएंस थी, ज़्यादा एफिशिएंसी की मोटर बनाई। तो सर, इसमें आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना किया और कितना खर्च हुआ इसमें, और किसका ब्रेन था? देखिए, ब्रेन तो पूरी टीम का था। और हम जैसे मंडीदीप में हमारी फैक्ट्री है, तो जो लोग आते हैं, मतलब नॉर्मली ये जाना जाता है कि जो अंग्रेज़ी नहीं बोलता वो उसको कुछ नहीं आता। तो हमने जो जॉब अपनी कंपनी में दिया हुआ है, हमने कहा आज, और जिसको हिंदी आती है, हिंदी में बात करना आता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है, और जो कुछ दिमाग से उसका सृजन करता है दिमाग है, उन लड़कों को हमने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। अब वो सारे 20-20, 22-22 साल पहले जो आए थे वो लड़के, किसानों के बच्चे थे, और कहीं किसी ने ITI किया था, किसी ने डिप्लोमा किया था। अच्छा। हमारी हमारी कंपनी में वो सारे हैं। और IIT के बच्चे नहीं थे? IIT हमारी कंपनी में ज्वाइन ही नहीं करते थे, छोटी कंपनी थी। और
आईटी वाले तो चले जाते हैं अमेरिका हमारे देश से, उनकी कंपनियां चलाते हैं आज भी है। और इसी के लिए हमें काम करना है। मैं आऊँगा बाद में कि हम जो विश्व गुरु बनेंगे और उन सब लोगों को खींच के यहाँ लाना है। हमारा जो टैलेंट वहाँ जा रहा है, वो अपॉर्चुनिटी अगर वो यहाँ क्रिएट होंगी, जैसे हमने अपने उस एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, अब हम सीहोर में देंगे, वहाँ के बच्चों को देंगे। और उन लड़कों के पास जब वो आए थे, कईयों के पास तो साइकिल भी नहीं थी, आज वो कम से कम कार में आते हैं। उनके बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो करते करते ये सारा जो है, क्योंकि कंपनी ने ग्रो किया, उन सब ने भी ग्रो किया, और वो इस तरीके से चलता रहा। और सुधांशु मनी जी ने फिर मुझे कहा, अब वो मतलब इतना कॉन्फिडेंस उनमें आ गया कि जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। आईसीआर में वो फिर जीएम बने, वहाँ पे भी ये महज उन्होंने वहाँ पे 1.5 या 2 साल रहे होंगे, उसमें वंदे भारत बना डाली। सर, वंदे भारत में आपने क्या क्या पार्ट्स लगाए? वंदे भारत में हम उनको एयर कंडीशनर दे रहे हैं और कुछ अंदर डेवलपमेंट हैं। पेंटोग्राफ बनाया हमने, जो बिजली को खींचता है तारों से, उसको पेंटोग्राफ बोलते हैं, और वो बनाया है और अंडर ट्रायल है, और वो लगेगा। और बहुत सारी चीज़ें अंडर ट्रायल हैं, मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊँगा जी, क्योंकि थोड़ा मैटर ये कमर्शियल होता है, कंपटीशन का होता है जी। और वंदे भारत एक भारत की प्रगति का प्रतीक है, और ये अभी शुरुआत है। इससे बहुत बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ हाई स्पीड की हमारे इंजीनियर बनाने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि रेलवे के जो इंजीनियर हैं वो वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन हैं इंडिया के, क्योंकि सारे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लड़के लड़कियां उसमें आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी उनमें बहुत हाई है, टेक्निकल कैपेबिलिटी उनमें बहुत हाई है, ऑर्गेनाइजेशनल जो एक टैलेंट होता है जिससे सब चीज़ें बनती हैं। आप सुधांशु मनी जी को कभी मिलेंगे तो उनका डेस्कटॉप देखिए आप, मतलब ऐसा डेस्कटॉप मैंने किसी का नहीं देखा हुआ। उसमें उनका जो यूज़ करने का लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, ही इज़ वंडरफुल ऑर्गेनाइजर। आई मीन द बेस्ट मैनेजर आई हैव सीन, बेस्ट टेक्नोक्रेट आई हैव सीन, एंड द बेस्ट ह्यूमन बीइंग और बेस्ट पोइट। अच्छा, ही इज़ ए बेस्ट सिंगर हिमसेल्फ। तो इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, जो रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन। मैं भी अपने आप को रेलवे के बाहर नहीं समझता हूँ, जो हमारी कंपनी तो उनके लिए काम करती, लेकिन हमारे माहौल वही है कि वही सारे लोग आते जाते हैं, हमारे लड़के लड़कियाँ सब, उनसे ही मिलना उठना बैठना रहता है। सर, जैसे कि रेलवे इतना बड़ा इंडस्ट्री है, कहते हैं जैसे शरीर में नसें दौड़ती हैं वैसे ही देश में ट्रेन्स दौड़ती हैं, रेलवे ट्रैक्स जो हैं वैसी बिछी हुई हैं। तो इतना ज़्यादा उसमें बिजनेस का स्कोप होगा, है ना। तो कोई नया बच्चा, अपना ये यंगस्टर्स जो है, वो अपना बिजनेस रेलवेज़ में चालू करना चाहें तो क्या क्या उनके लिए स्कोप है, और मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और कितनी उनको नॉलेज की ज़रूरत है ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले उनको नॉलेज की ज़रूरत है। टू बी वेरी फ्रैंक, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं, इंजीनियर्स का लेवल बड़ा डाउन है, क्योंकि एकदम इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ाने वाले जो लोग हैं उनका हमें स्तर ऊंचा करना होगा। आज अगर कोई बिजली इंजीनियर है तो उसको बिजली इंजीनियरिंग की अच्छी समझ आनी चाहिए, ओम्स लॉ पता होना चाहिए क्या है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, और फिर इन चीज़ों को समझे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या होती है,
हमें क्यों चाहिए, गेज क्या होता है, ट्रेन जो है वो पटरियों पे दौड़ेगी, सिग्नलिंग की समझ आनी चाहिए, और ये सारे पहले इंटरेस्ट जागृत करे। और मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर एक रेलवे इज शुड बी ए सब्जेक्ट कि रेलवे टेक्नोलॉजी है क्या, कि पेंटोग्राफ क्या होता है, कितने केवीए से हम उसको बिजली को लाते हैं अपनी ट्रेन में, फिर उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे उसको रेक्टिफाई करते हैं। सर कैसे बनती है बिजली आजकल रेलवे में? रेलवे में बिजली देखिए, बिजली तो जो डीजल लोको होता था वो भी बिजली का ही लोको है। उसमें अल्टरनेटर रहता है और पीछे एक डीजल का इंजन रहता है, जो अल्टरनेटर उसको घुमाता है और बिजली पैदा करता है। ऑन बोर्ड जनरेशन ऑफ पावर इज़ ए डीजल लोकोमोटिव, और बाकी सब बिजली है उसमें। ट्रैक्शन मोटर है वो बिजली है, और जो बिजली की ट्रेन है उसमें जो है बिजली ऊपर से बनी बनाई बिजली ले लेते हैं हम। और बिजली जो है रेलवे जो बिजली प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां हैं, एनटीपीसी है, ये है वो है, वहाँ से जो बनती है वही सप्लायर हैं। और अब जो बिजली की जो प्रोडक्शन है, बहुत सारी बिजली हम ग्रीन पावर जनरेट कर रहे हैं, सोलर पावर है, विंड पावर है, तो आके वो ग्रिड में मिल जाती है और ग्रिड में सब कुछ फिर मिक्स हो जाता है। ओके सर, कमिंग बैक कि कितना कैपिटल ज़रूरी है इनिशियली लेवल पे? देखिए कैपिटल जो है वो आपको करना क्या है। आप ट्रैक्शन मोटर बनाना चाहते हैं तो उसकी पूरी आपको फैसिलिटी बनानी पड़ेगी। रेलवे आपको तब ऑर्डर देता है जब आपके पास फैसिलिटी हो। उनका एक स्टैंडर्ड टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, उसको STR बोलते हैं। किसी इंजीनियर ने कोई भी चीज़ बनानी है तो हर चीज़ की रेलवे में एक स्पेसिफिकेशन है, कि एक स्पेसिफिकेशन होती, स्पेसिफिकेशन के बाद जो है फिर उसका एक स्टैंडर्ड टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो है वो वाइंडिंग की कैसी फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास ओवन कैसी होनी चाहिए, आपके टेस्टिंग इक्विपमेंट कौन से होने चाहिए, तो STR आपको बता देता है। तो उसके लिए उसको पढ़ें। आजकल एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। फिर वो जो है इंटर्नशिप करे सबसे पहले ऐसी किसी कंपनी में जाके। हमारी कंपनी है और बहुत सारी रेलवे की कंपनियां हैं। उसका जो इंटरेस्ट है वहाँ जाके पहले वो देखे। BHEL है सबसे बड़ी कंपनी, उनके पास जाए। सो वहाँ जाके उसको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। अदरवाइज़ क्या है, नए लड़के को तो समझ ही नहीं आएगी। 1-2 साल पहले उस एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या बोलना चाहिए, रमाए। तो जब तक रमाएगा तब तक वो फिर उसको पता चल जाएगा। तो रास्ता एक दिन में नहीं दिखेगा, तो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे करके आजकल सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ तो होगी जो हमारे टाइम में नहीं थी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है बहुत सारी इजी हो गई है। आपके पास अगर कैपिटल की बैंक काफ़ी जो है फॉरवर्ड लुकिंग हो गए हैं। स्टार्टअप्स को जो है पैसा बहुत आसानी से मिल जाता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में भी है। बहुत सारे लोगों को तो मैंने जो है वो इंडस्ट्री शुरू कराई, 10-10 लाख रुपए का जो प्रधानमंत्री योजना के बिना गारंटी के जो लोन मिलता है। छोटा काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें आपको उससे आपको फिर अनुभव भी हो जाएगा, और 5-10 साल में आप बड़ी इंडस्ट्री बना सकते हैं उसमें से। तो सर क्या इतना इजी है, जैसे कि गवर्नमेंट से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो इतना इजी है कि जितना हम छोटा छोटा बिजनेस बनाएंगे तो क्या बिजनेस मिलेगा? देखिए, बिजनेस करने से पहले उसके अंदर एक आग होनी चाहिए जिसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ये मतलब ये तो आपने जिस दिन आपने सिर पे कफन बांध लिया, फिर वो एक अलग ही रास्ता चुन लेता है। आप अगर ये सोचोगे यार मैं ये एक्सपेरिमेंट करके देख लूँ सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, नहीं है। आपको बिजनेस करना है
आप उसके लिए तैयार हो जाइए। स्ट्रगल हर बिजनेस में है, हर देश में है, हर फील्ड में है। ये मत सोचिए कि ये स्ट्रगल जो है सिर्फ इंडिया में ही है, अपॉर्चुनिटी यहाँ जो है नहीं है या जर्मनी में नहीं है। सब लोग पहले जो एक पेड़ है, पेड़ के बीज को अंकुरित होने के लिए अंधेरे में रहना पड़ता है। फिर वो जो है धीरे धीरे करके अपनी जड़ें ज़मीन में ही फैलाता है। पहला अंकुर जो है वो अंदर ही जाएगा, उसका अंकुरित का जो पहली जड़ है वो ज़मीन में जाएगी और फिर पत्ते ऊपर आएंगी और फिर ग्रोथ नीचे भी होगी। अपने आप को हर तरह से अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी और फिर ऊपर जो ब्लॉसम है वो उसका एंजॉयमेंट जो दुनिया देखती है। लेकिन जो नीचे अपनी जड़ मजबूत करने वाला जो काम है वो एंटरप्रेन्योर को खुद करना पड़ता है। अपनी मेहनत, अपनी रिसर्च, अपने फाइनेंसेस, अपना अनुशासन, अपने लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता, ये सारी चीज़ें जो हैं, टीम वर्क इज सो इम्पोर्टेंट। आपके वो सैलरी मिली या नहीं मिली, आपका घर चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन आपको ये देखना है कि मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको टाइम पे पैसा देना है, बिजली का बिल भरना है, और आपको जो है ये सारी चीज़ें हैं, टैक्स देना है, बैंक को इंटरेस्ट जो आपका आया हुआ है वो चुकाना है। तो आप अगर इन सारी चीज़ों से तैयार हैं अपने आप को जूझने के लिए, तो फिर आपकी हार नहीं हो सकती। तो सर एक्चुअली में इतना स्ट्रगल है कि अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है, या सिंगल विंडो क्लियरेंसेस जो हम बात करते हैं, और जो अब कहते हैं कि पहले मुश्किल था बिजनेस करना और अब आसान है, ऐसा है क्या? ऐसा है, बहुत है। अब हमारे जो देखिए, आपने पॉलिटिशियंस की बात की थी, और हमारे पॉलिटिशियन जो हैं अब सब पढ़े लिखे मिनिस्टर आते हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रगल करता है तो पॉलिटिशियन करता है। हर 5 साल बाद उसको जो है अपनी कुर्सी जो है बचानी पड़ती है, ठीक है, और बचा के अपना इमेज भी बनाना है, अपनी कुर्सी भी बचानी है, अपने वोटर्स के लिए भी कुछ करके दिखाना है, जिसने वोट नहीं भी दी उसके लिए भी कुछ करके दिखाना है। तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है पॉलिटिशियंस के लिए, इसलिए मैं फैक्ट बताऊं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल करते हैं और अपने इमेज को भी ऊपर रखना है। छोटी सी चीज़ हो जाए, हम लोग तो बच जाते हैं, लेकिन मीडिया जो है उनके पीछे पड़ा रहता है। दे आर आंसरेबल टू सो मेनी पीपल एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो पॉलिटिशियन जो है वो ये सारी चीज़ें, वो विजनरी लोग आते हैं, वो देखते हैं कि यार मेरा वोटर अगर एंटरप्रेनर उसमें इंडस्ट्री को ही लगा रहा है तो वो सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि वही एंटरप्रेनर जो है वो करदाता है। देश जो चल रहा है आज की स्थिति में, तो अगर करदाता नहीं होंगे, करदाता बनेगा कौन? एंटरप्रेनर, या एम्प्लॉय बनता है, या किसान के लिए भी मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है, लेकिन किसान जो है वो कर से थोड़ा परे रहता है, उसको बहुत स्ट्रगल खुद ही करनी पड़ती है। उसकी जीवन जो है वो उसकी एक अलग कहानी है, कभी और बात करेंगे। लेकिन जो एंटरप्रेनर है वो कल का करदाता है, और कर नहीं अगर देंगे तो पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी। इसलिए जो विजनरी पॉलिटिशियन है वो सारा, अगर वो मंत्री बनता है तो उसके विजन में ही आता है कि यार मेरी इंडस्ट्री कोई लगाने वाला है तो उसके लिए सिंगल विंडो, इसको परेशानी नहीं हो, अंकुरित अगर किसी में फूटा है अंकुर तो वहीं पे पेड़ ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर एंटरप्रेनर बनने के बाद वो पूरी की पूरी जो है वो बंदूक पॉलिटिशियन या मिनिस्टर या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डाल देगा तो नहीं सक्सेसफुल होगा। अपना जो है उसको धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने में की प्रयास करना पड़ेगा।
ये इसके लिए हमेशा तैयार रहे कि ये ग्लैमराइज्ड वर्ड हैं जो वन सिंगल विंडो, एक विंडो के बाद दूसरी विंडो जरूर खुलेगी और उसमें उसको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, और अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। सर जैसे हम इनकी IITians की बात कर रहे थे, आई हैव सीन फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स ऑल्सो, और कई परिचित भी हैं कि IIT से अगर इंजीनियरिंग किया दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक कुछ बिजनेस करेंगे। मतलब आई हैव सीन देम एंडिंग अप डूइंग सम नॉर्मल एवरेज जॉब ऑल्सो, और कई ऐसे भी मैंने देखे शायद जो नॉट दैट मच एजुकेटेड परंतु बिजनेस में बहुत आगे। तो वो क्या एक एक्स फैक्टर होता है या क्या एक बेसिक क्वालिटी होती है जो किसी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिलता है या उसे उस तरफ जाना चाहिए, या हम खुद कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें बिजनेस करना चाहिए कि नहीं? आप देखिए, एक आपने यू कैन विन पढ़ी है? हाँ, बचपन में पढ़ी थी, शिव खेड़ा जी की। उसका एक ही वर्ड है, बर्निंग डिजायर। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते, आप अच्छे सिंगर नहीं बन सकते, आप किसी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते जब तक आप में बर्निंग डिजायर नहीं है। मतलब वो बुक जो है, मैंने कम से कम अभी तक 500 किताबें मैं लोगों को गिफ्ट कर चुका हूँ। अच्छा। और उसके अगर कोई 10 पन्ने भी पढ़ ले तो वो अपना जीवन चेंज कर सकता है। तो उस एंटरप्रेनर में जो एक्स फैक्टर है वो बर्निंग डिजायर है। मैं खुद इंजीनियर नहीं हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा हुआ एक सिंपल सा व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं इंजीनियर्स की टीम को लीड करता हूँ। और मैं यहाँ पे निटर में 5 साल चेयरमैन था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स एंड ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट है। हम वहाँ पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, वहाँ के टेक्निकल टीचर्स को ट्रेन करते हैं। तो विडंबना है कि मैं जब बैठता था सभी लोगों के बीच में, सबके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ, प्रोफेसर, डॉक्टर। अब मैं उनके बीच में चेयरमैन बन के बैठा हुआ हूँ। और मैं आपको फैक्ट बताऊं, मैंने 5 साल अपने उस इंस्टीट्यूट में एज ए स्टूडेंट बिताए, क्योंकि मुझे ऐसा मौका मिला था कि मैं बेस्ट ऑफ लेबोरेटरीज में मैं वहाँ चेयरमैन हूँ। जो मैं चीज़ें दूसरी जगह नहीं देख पाया, मैं खुद IIT नहीं जा पाया, हमने वहाँ पे एक लैब बनाई, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, 200 करोड़ रुपए खर्चे, और उसमें 180 करोड़ रुपए सीमेंस से जो है वो फंडिंग करवाई हुई है। आप कभी जाइए उस इंस्टीट्यूट में। और मैं वहाँ स्टूडेंट बन के 5 साल रहा, और मैंने वहाँ के प्रोफेसर से, वहाँ के पढ़े लिखे लोगों से, अब वो धीरे धीरे करके मुझे लोग जो है वो डॉक्टर सी पीछे में बुलाने लगे। मैं लोगों को क्लियर करता हूँ कि मैं ना डॉक्टर हूँ ना प्रोफेसर हूँ। तो आपका जो सवाल है कि IITians जो हैं वो ज़रूरी अच्छे इंजीनियर्स बन सकते हैं या अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, वो किसी हद तक ठीक नहीं है। जब तक वो बर्निंग डिज़ायर नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक हमारे जो 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह जी, आप वो देखिए, मतलब ऐसी छाप छोड़ के गए हैं प्रदेश के ऊपर कि वो इंजीनियर हैं, ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट या इस टाइप की एजुकेशन की होगी उन्होंने, इतना काम करके गए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देश के अंदर, नॉट ओनली ही, और बहुत सारे आपको एंटरप्रेनर हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, हिस्ट्री में चले गए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ करने की तमन्ना है तो कुछ ना कुछ कर जाओगे।
सर जैसे बिजनेस करने के लिए आई थिंक वन हैज़ टू बी अ गुड लीडर एज वेल, क्योंकि आपको टीम संभालना है, मैनेज करना है और बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस आउट भी करना है। तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिकॉज़ हमें शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, या अगर बिज़नेस में लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत डीमोटिवेशन होता है, तो वो क्या टीम पे निकलता है या क्या ऐसा हो जाता है, तो और कैसे उसको मैनेज करना है? देखिए, हम ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का बहुत महत्व है और सारी लीडरशिप हमारा जो देश की जो स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर समाहित है। हम संयुक्त परिवार में रहते हुए अभी भी टूट रहे हैं, लेकिन अभी भी हैं संयुक्त परिवार। सब लोग अगर नहीं भी हैं तो दिवाली वाली पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, दिवाली हुई, राखी हुई, जैसे भी है। तो अब मैं तो ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ जहाँ पे 10 गुरुओं की श्रृंखला है, गुरु नानक देव जी से लेके और गुरु गोविंद सिंह जी तक। ऐसी शिक्षा है, आपको जो है अपना कर्तव्य करते रहना है। गीता में भी लिखा है, फल की इच्छा ना करो। तो जब आप ऐसे भाव से काम करोगे तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। यार, आई हैव गिवन माई बेस्ट। और मैं, लोग 8 घंटे काम करते हैं, मैं 18 घंटे करता हूँ या 14 घंटे करता हूँ, और मुझे सिर्फ सोना है और बाकी काम जो है मुझे लोगों के लिए करना है। तो टीम तो अपने आप आपके पीछे चलनी शुरू हो जाती है। सो बेस्ट एग्जाम्पल जो है खुद बनना पड़ता है। उसके बिना अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो बॉस हूँ, मैं जो कोई लेट आएगा मैं उसको ही सज़ा दूंगा, बाकी लोग जो है मुझे ऐसे ही फॉलो करें, तो यू विल बी ए फेल लीडर। लीडर को पहले अपनी एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। उसको अनुशासन में रहना है, उसको जो है नॉलेज होनी चाहिए, उसको जो है वो सद्भाव होना चाहिए कि यार इसके घर क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसकी हेल्थ इशू क्या है। अब कोविड में 2 साल कंपनी नहीं चली, उसमें हमारे 2 साथी चले भी गए, लेकिन उनके परिवारों को सैलरी हमारी पूरी जाती है आज भी। किसी व्यक्ति को हमने नौकरी से बाहर नहीं किया था और किसी की कोई 1 दिन की तनख्वाह नहीं कटी। तो उसका जो है वो खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है इकोनॉमिकली, लेकिन उसके लिए फिर आपको लोग आपके साथ चलेंगे। ऐसे नहीं कोई काम करेगा आपकी कंपनी में। अपने आप को उस कंपनी के साथ अपना जीवन दे देना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो जीवन में, एक एंटरप्रेन्योर के जीवन में इम्पॉर्टेंट रहती हैं। सर आप अपना सबलेट भी करते होंगे कि कुछ आपका जैसे बहुत बड़ा फैक्ट्री है तो आपको छोटे छोटे पार्ट्स छोटे छोटे फैक्ट्रीज से ज़रूरत पड़ती होगी। तो बिल्कुल, तो वो मतलब लाइक यू आर क्रिएटिंग मोर बिजनेसेस लाइक। यस बिल्कुल। जो देखिए, आपके जो वेंडर्स हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं। एक छोटा वेंडर आपका पूरा काम रोक सकता है। नट बोल्ट ही नहीं मिले बहुत तो ही इम्पोर्टेंट है। Right. और रेलवे में तो खास तौर पे, क्योंकि वो वेंडर भी जो है वो भी अप्रूव्ड वेंडर है। मुझे कुछ भी सामान, मुझे एक छोटा नट बोल्ट भी जो है वो रेलवे के अप्रूव्ड वेंडर से ही लेना है। तो मुझे उसको हमेशा जो है उसकी कंपनी अच्छी चलती रहे, अच्छे स्टैंडर्ड में चले और उनको टाइम पे पेमेंट पहुंचे। उनके भी घर में जो है चूल्हा चलते रहना चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरी सप्लाई चेन जो है एक इम्पोर्टेंट काम है। Right.
वो हर बिजनेस में होता है। जी। सो ब्रांड बनाना है तो क्या करना है, उसके लिए हमें बताइए। ब्रांड बनाना है तो आपको जो दिखता है वो बिकता है कि पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपने ब्रांड के पीछे ये सब जो चीज़ें हैं, कोई ऐसे ब्रांड नहीं बनेगा कि आपने जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश नहीं रखा हुआ, लेकिन एक आपका ब्रांड बनाना चाहते हैं तो नहीं बन पाएगा। एक अच्छा लोगो बना लिया, लेकिन आपके पीछे जो है वो तैयारी नहीं है और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन उस ब्रांड के पीछे लोग होने चाहिए, उस ब्रांड के पीछे प्रोडक्ट होने चाहिए, उन प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि मेरा अगर कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है तो वो रास्ते में फेल ना हो, उसकी रिलायबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मुझे जो है लोगों को दिखाना पड़ेगा, बहुत सारी एग्जीबिशंस हैं, वहाँ पे जाएं। मेरा खुद का व्यवहार सोसाइटी में क्या है, मैं अपनी काम से आके जो है वो शाम को किसी बार में बैठ जाता हूँ और मैं मेरे खुद के आचरण ठीक नहीं है, वो पूरा का पूरा जो है ब्रांड के ऊपर असर करता है। तो एडवर्टाइजिंग प्लेज अ मेजर रोल टू ए सम एक्सटेंट, वेरी स्मॉल एक्सटेंट। अच्छा। ये सारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पर देन आजकल सब लोग एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स इनके थ्रू अपना वो एक branding है, कराते शॉर्ट टर्म गेम है। ओके। ये शॉर्ट टर्म गेम है। देखिए एडवर्टाइजमेंट तो आज सबसे ज़्यादा जो मुझे सोशल मीडिया पे दिखती है वो गैम्बलिंग की दिखती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, और उससे जो है कई सारे लोग मैंने बर्बाद होते हुए देखे। पता नहीं गवर्नमेंट को ऐसी कब चीज़ आएगी कि इसको टोटल बैन करें इन सारी चीज़ों को, हमारी यूथ भटक के उसमें ना जाएं, और वो कंपनियां जो हैं वो बर्बाद कर रही हैं। तो एडवर्टाइजमेंट ऐसी चीज़ों के लिए ठीक है, बट हमारे जैसी सीरियस कंपनी के लिए वो ज़्यादा चीज़ें, आचरण, हमारा आचार विचार व्यवहार, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है ब्रांड बनाने के लिए। राइट। सो वो और थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट। थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट। जी सर, ऐसा मैंने अमूमन सुना है, जैसे कभी भी बिज़नेस की कोई चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि हम पूरा मेहनत हम करें और पूरा अपने आप को झोंक देने जैसा होता है कोई बिज़नेस खड़ा करना, और जो आने वाली पीढ़ी है दे एक्चुअली वो फल का मज़ा वो लेते हैं। तो ऐसा है क्या कि नहीं, हम बिज़नेस करते हुए भी अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं? देखिए आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी कांटों का ताज पहनना पड़ता है, ठीक है। और आने वाली पीढ़ी में अगर अपने आप को तैयार नहीं किया उस काम के लिए, तो ये भी एक सक्सेशन का एक जो प्लान है, और सक्सेशन के बाद फिर कंपनी जो है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि अपने आप चलने लगती है। उसके अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं उस कंपनी को चलाने लगते हैं, और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है सक्सेशन। अगली वाली पीढ़ी जो है वो पूरे उसी अपने आप को अच्छे बेंचमार्क पे जाके उसने अपने आप को फिर तैयार करना है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बट माई सन हैज़ डन इंजीनियरिंग, वो अपना MBA किया है USA से, और वो मेरे से ज़्यादा प्रोग्रेसिव आइडियाज़ हैं उसके, और वो एक्सपोजर उसका ज़्यादा है। तो मैं पूरा चांस दिया उसको ये सारी चीज़ें अनुभव करने का, तो उसने किया भी है। और आई एम वेरी होपफुल के एज़ फार एज़ माई कंपनी इज़ कंसर्न के हमारी कंपनी जो है वो अच्छे हाथों में हमेशा रहेगी। सर, आप कहाँ देखते हैं दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज को 10 years डाउन द लाइन?
देखिए, अपने आप को हम समय की ये सालों की सीमा में नहीं बांध सकते। लेकिन सर हम मुझे इन हम टर्म्स ऑफ टर्नओवर चाहिए। नहीं, टर्नओवर देखिए, टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती। आप Okay. प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी क्या है। और टर्नओवर तो अभी भी हमारी कंफर्टेबल है, यहाँ पे बताना ठीक नहीं होगा, और ये कोई कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है। और फिर भी हमारा ये एम है कि हम अपनी कंपनी एक हमारी खुद की ट्रेन बनाएं। वाह। तो क्योंकि ऐसा समय आ रहा है कि जैसे सीमेंस है, बम्बार्डियर है और एल्स्टॉम है, अपने देश में मेधा है, और इस टाइप की बीएमएल है, सरकारी कंपनी है, बीएचईएल है, ये सब लोग अपनी अपनी ट्रेनें बनाएंगे। और हमारी ट्रेनें आज आपको पता होगा शायद ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भारत की मेट्रोस चल रही हैं बनी हुई। अच्छा। हाँ, और हम अपनी टर्नओवर का करीब 40% जो है हम दूसरे देशों में हम एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारा माल जो है वो यूएस से ज़्यादा है। अभी हमारी बर्लिन में एग्जीबिशन थी 24, 25, 26, 27, और 6 तारीख से जो है वो इंडियानापोलिस यूएसए में हमारी एग्जीबिशन है। और हमारे ग्राहक हैं अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हमारी टीम काम कर रही है, हमारी मोज़ाम्बिक में हमारा खुद का सेटअप है, वहाँ हमारी टीम काम कर रही है। और विदेशों में बहुत डिमांड है हमारे प्रोडक्ट्स की। और ये एक विज़न है कि हम अपनी दौलत राम विल मेक देयर ओन ट्रेन वन डे। और बिल्कुल ये है विज़न। वाह सर। हो सकता है ये 10 साल से पहले ही हो जाए। ग्रेट, और बिल्कुल 10 साल से पहले ही होगा। हमारे विशेज़, हमारी पूरी टीम के बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि ऐसा हो, आपका विजन जल्दी से रियलिटी में आए और मैं भी आऊँ वो ट्रेन में बैठने के लिए। तो सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एंड कमिंग टू माय शो। अपना आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको भी, आपने काफ़ी कुरेद के सवाल पूछे हैं। और नॉर्मली मैं ज़्यादा वोकल नहीं हूँ। आई एम शाई ऑफ बीइंग इंटरव्यूड और शाई ऑफ कैमरा ऑल्सो। मेरी आवाज़ भी ज़्यादा बहुत कैमरे लाइक नहीं है, और आई नो दैट वेरी वेल। नॉट एट ऑल सर, सब कुछ बहुत अच्छा था और आपका ज्ञान इतना ज़्यादा है कि आई एम श्योर जो यंगस्टर्स हैं और जो बिज़नेस चालू करने वाले हैं, दे माइट हैव गॉट ग्रेट इंसाइट, और वो आपसे इंस्पायर होके ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे देश के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।